नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया दत्त शर्मा, एचओडी स्कूल ऑफ लॉ, निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर से। स्टूडेंट्स, आज मैं चर्चा करूंगी आपके साथ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन विद स्पेशल रेफरेंस टू द माइनर गर्ल्स एंड चिल्ड्रन। भारत में ही नहीं, सदियों से दुनिया के हर कोने में बच्चों और स्त्रियों को एक कमज़ोर तबके की तरह ही इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए इनके प्रति एक शारीरिक और मानसिक सुरक्षा का भाव भी हमेशा से रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो बच्चे और स्त्रियाँ होती हैं, उनके प्रति जो सबसे ज़्यादा अपराध देखे जाते हैं वो हमेशा यौन अपराध होते हैं। और जो ये आपराधिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, इनसे न केवल एक नारी और एक बच्चे की शारीरिक गरिमा और उसकी निजता को हानि पहुँचती है, बल्कि उसका मानवीय अधिकारों का भी हनन होता है। और यह सबसे ज़्यादा तब होता है जब ऐसा विक्टिम या ऐसा जो शोषित या पीड़ित जो पक्षकार है वो एक बच्चा होता है, तो उसका भविष्य और जीवन पूरी तरह से अंधकारमय बन जाता है। यहाँ हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो जिस तरीके से नेचुरल और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस को डिस्क्राइब किया गया है, हमारे भारतीय दंड संहिता में, इंडियन पिनल कोड में केवल 3 को ही हमने रेटिफाई किया है, जिसमें रेप यानी बलात्कार, सोडोमी यानी गुदामैथुन, बेस्टलेसी यानी पशुगमन, इन तीनों को ही हमने पूरी तरह से वैधानिकता दी है। जबकि बाकी के जो नेचुरल और अननेचुरल ऑफेंसेस हैं, उनको हमने मनोवैज्ञानिक तौर पर ही संवैधानिकता दी है। उसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता में जो होने वाले सभी सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उनको कवर किया गया है धारा 375 में बलात्कार को, गैंग रेप को सेक्शन 376 2G में, अननेचुरल ऑफेंसेस यानी अप्राकृतिक दुष्कर्म 377 में, महिला का लज्जा भंग से संबंधित अपराधों को 354A और B में, एसिड अटैक से रिलेटेड सारे ऑफेंसेस को 326A और 326B में, procuration, importation, selling and buying of minor girls from a nation or international level for illicit relationship, prostitution और एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्सेज, ये भी हमारे यहाँ प्रतिबंधित किया है भारतीय दंड संहिता में, जिसे सेक्शन 366A, 366B, 372 और 373 में कवर किया गया है। वोयरिज्म एक नया संशोधन जो हमारे भारतीय दंड संहिता में हुआ है सेक्शन 354C के अंतर्गत, जिसमें किसी भी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना अगर किसी भी तरीके का उसका प्रतिरूपण, इमेज या फिल्म या फोटोज कैप्चर की जाती हैं तो भी प्रतिबंधित है। स्टैकिंग यानी कि किसी भी महिला की इच्छा और उसकी अनुमति के बिना उसका पीछा किया जाना, जिसका आशय किसी गलत दुरुपयोग के हिसाब से किया गया है, उसे भी भारतीय दंड संहिता में ही कवर किया जाएगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस सेक्शन 354A में गवर्न किया गया है, जिसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के जो लीडिंग केस था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना महत्वपूर्ण डिसीजन दिया था, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए किया है। इसके अतिरिक्त भारत में हमने अन्य विधायन भी बनाए गए हैं, जिसमें हमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राइट्स एक्ट 1990, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। यहाँ याद दिला दें स्टूडेंट्स कि यहाँ हिंदुस्तान में आज भी दलितों के साथ में या निचली जाति से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ में बहुत ज़्यादा अत्याचार आज भी देखने को मिलते हैं। दलित महिलाओं को बहुत ही तरीक़ों से शोषित और उनके साथ में यौन उत्पीड़न के मामले यदा-कदा हमें देखने को ही मिल जाते हैं। अगला है द यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, जिसमें किसी भी तरीके के अश्लील या किसी भी तरीके के अनैतिक पब्लिकेशन को या साहित्य को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें हम घरेलू हिंसा से किसी भी तरीके के उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रावधान हमें बताए गए हैं। और सबसे विशेष रूप से 2012 में जो हमें नया अधिनियम प्राप्त हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसमें बच्चों को सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न, दुराचार और दुष्कर्मों से बचाने का प्रयास किया गया है। किंतु वास्तविक धरातल पर अगर हम देखें तो भारत में सेक्सुअल ऑफेंसेस की रियलिटी यह है कि हर 26 मिनट में एक महिला की लज्जा भंग होती है, प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है, प्रत्येक 4 मिनट में एक महिला की दहेज हत्या होती है और 7 मिनट
यूनिट में एक कोई भी आपराधिक उसके प्रति गतिविधि पाई जाती है, यहाँ पर ये सभी रिकॉर्ड जो हमें नेशनल ह्यूमन राइट्स फॉर वुमेन और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिले हैं, जिसके अनुसार भारत में सेक्सुअल हैरेसमेंट और बच्चों के साथ में घरेलू हिंसा, उसके साथ में बच्चों के साथ में बाल दुष्कर्म के भी मामले बहुत आयत में बढ़ने लगे हैं। ख़ास तौर से महिलाओं के साथ अत्याचार जो खाप पंचायतों के द्वारा हो रहा है, वह भारत में बहुत आयत में पाया जा रहा है। याद दिला दूं, मध्य प्रदेश में एक बांछड़ा जाति है जिसे केवल खाप पंचायत ने ही उद्घोषित किया है कि वहाँ की लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए जन्मजात से ही, यानी जन्म के समय से ही बेचने के लिए वो लोग परमिट करते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इमराना का एक केस रहा था जिसमें मुस्लिम स्त्री के ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने उसकी शिकायत पंचायत में की तो वहाँ पर जो जाति विशेष खाप पंचायत थी उसने उसे फतवा जारी किया कि क्योंकि अब उसके ससुर के साथ उसके गैर नाजायज संबंध हो गए हैं, इसलिए उसे अपना पति मानना पड़ेगा और अपने शौहर को अपने बेटे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में हुए एक सामूहिक बलात्कार में खाप पंचायत ने केवल एक महिला को सामूहिक बलात्कार का दंड इसीलिए दिया क्योंकि उसका गैर जाति के पुरुष से प्रेम संबंध था, और यह बलात्कार पूरे सुनियोजित तरीके से गांव के एक ऊंचे मंच पर किया गया जहां पर पूरा गांव उस दुष्कृत्य को देखने के लिए मौजूद था। ये मौजूदा स्थिति हमारे वास्तविक धरातल को बयान करती है। बच्चों और स्त्रियों के अलावा यहाँ माइनर गर्ल्स, जिसमें छोटी छोटी बच्चियां या अबोध बालिकाएं होती हैं, जो कि ऐसे दुष्कर्मियों का शिकार जल्दी बनती हैं क्योंकि ना तो इन्हें अपने साथ हो रहे इस दुष्कृत्य का ज्ञान होता है और ना ही उन्हें इस चीज़ को रोकने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सामर्थ्य हासिल होता है। भारत में ही नहीं, विदेश में ही सही, सब जगह पर दुष्कर्म के ज़्यादातर मामलों में ऐसे शिकार या विक्टिम्स बच्चे या मूक बधिर बच्चे या पर्सन्स या अंधे या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति या अवयस्क बच्चियां ज़्यादातर पाई जाती हैं, जिनमें मिसिंग बच्चों को भी दुरुपयोग किया जाता है। इन्हें ज़्यादातर सेक्स टॉयज के नाम से जाना जाता है। इन सभी दुष्कर्मों के आधार जो रहे हैं, उनके मूलभूत कारणों में हम यौन उत्कंठा को मान सकते हैं, भारत में बदल रहे सामाजिक परिवेश को मान सकते हैं जिसमें कि एकाकी परिवारों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, हमारे सांस्कृतिक और जो नैतिक मूल्य हैं वो भी घट रहे हैं। महिलाओं में आधुनिकता के नाम पर जो पहनावा है वह मूलभूत नहीं लेकिन एक सहयोगी कारक भी माना जा रहा है। गरीबी, पुवर्टी यानी कि घरेलू जो गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को या लड़कियों को 5 रुपए की खातिर भी बेच रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन के द्वारा महिलाएं घरों से बाहर निकलकर अब कार्य क्षेत्रों में जा रही हैं, जिसकी वजह से भी कई बार उन्हें असुरक्षा का माहौल देखना पड़ता है। जो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, भारत में एक सर्वे के दौरान पाया गया कि 80,000 बच्चे हर साल लापता होते हैं और इन लापता बच्चों को ही हमेशा दुष्कर्म या किसी भी तरीके के यौन उत्पीड़न का शिकार भी आसानी से बना लिया जाता है। साहित्य में, फिल्मों में, मीडिया में और सोशल नेटवर्किंग में जिस तरह से अश्लीलता बढ़ रही है वह भी इसका एक सहयोगी कारक है। पोर्नोग्राफी यानी जो अश्लील साइट्स होती हैं जो हमें इंटरनेट के ज़रिए देखने को मिलती हैं, इसका बच्चों से लेकर के बड़े तक सभी दुरुपयोग कर रहे हैं और यह उनकी मानसिकता को विकृत करने में सहयोगी कारक बनता है। मादक द्रव्यों का और किसी भी तरीके की ऐसे ड्रग्स या अल्कोहलिक द्रव्यों का सेवन करना भी इसी तरीके की उत्कंठा को और बढ़ाता है। सुपरस्टिशियस बिलीफ यानी कि हमारे जुड़े हुए अंधविश्वास, कई जगह पर जैसे कि अरब कंट्रीज़ ही नहीं, भारत में भी कई जातियों में एक अंधविश्वास रहता है कि अगर किसी बच्ची के साथ में या किसी वर्जिन के साथ में कोई भी सेक्स करता है तो उसका सेक्स पावर और उसके साथ जुड़े हुए उसके सारे जो गुप्त रोग हैं उनकी भी समाधान हो जाते हैं। इसी के साथ में जो वैवाहिक या किसी तरीके के वैवाहिक जो उत्कंठाओं को जो समाधान नहीं हो पाते हैं, किन्हीं के वैवाहिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी उत्कंठा में या उस यौन दुष्प्रेरण में आकर के ऐसे दुरुपराध कर देते हैं। यहाँ पर लेक ऑफ सेक्स एजुकेशन भी बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें ज़्यादातर परिवार या ज़्यादातर पीड़ित एफआईआर कराने से डरते हैं क्योंकि उन्हें सामाजिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को खोने का डर होता है और उन्हें डर होता है कि वह जो अपराधी है वह उन्हें दोबारा कोई हानि ना पहुंचा दे। साथ ही साथ पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से भी उनमें कई तरीके के शक और शुबा होते हैं। बच्चे या जो भी विक्टिम होते हैं वो अगर मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं तो वहाँ पर वह इन्वेस्टिगेशन में भी पूरी तरह से सही
सहयोग नहीं करते हैं और देरी से की गई एफआईआर के अंदर पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि उन्हें वहां पर पूरी तरह से साक्ष्य नहीं मिलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन से संकोच बना रहता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के अकॉर्डिंग जो मेडिकल 2 फिंगर टेस्ट होता था उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही जुडिशियल ट्रायल और क्रॉस एग्जामिनेशन में जो विक्टिम होता है वह जनरली अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, जो भी उनके लिए न्याय में बाधा बन जाते हैं। साथ ही साथ जो भी अपराधी होते हैं दुष्कर्म के, उनके प्रति जो अपराध का दंड मिलता है उससे कई बार जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसे संतोष नहीं मिलता है, क्योंकि ना उसे कोई सामाजिक और आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि उसे सामाजिक विस्थापना में भी उस चीज़ से परेशानी होती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम इन सभी दुष्कर्मों से बचने के लिए जो अन्य प्रयास कर सकते हैं वह ये है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का खोज किया जाए और उन्हें मनोवैज्ञानिक तरीके से ही दूर किया जाए। साथ ही जितने भी लोग हैं उन्हें सेक्स एजुकेशन के लिए अवेयर भी किया जाए और जो अभिभावक हैं वो अपने छोटे बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहें, क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। स्कूल कॉलेज लेवल तक सेक्स एजुकेशन दिया जाए, विमेन सिक्योरिटी पर सेल्फ डिफेंस के जरिए ज़्यादा जोर दिया जाए, सोशल मूवमेंट हमारे मेंटल जो पुराना ऑर्थोडॉक्स सोच है उसे बदलने में लाना चाहिए। साथ ही पुलिस को और सोशल रेस्क्यू टीम्स को तैयार करना चाहिए जो छूटे हुए गुमशुदा बच्चे हैं या सड़कों पर भटकते हुए जो विक्षिप्त या मानसिक या शारीरिक रूप से विक्षिप्त बच्चे हैं उनकी सुरक्षा रखें। साथ ही साथ जो भी कानूनी रूप से हमारे सामने मीडिया या फिल्म्स में जो भी कोई अश्लीलता मिलती है उस पर सेंसरशिप को थोड़ा और कठोर किया जाए। साथ ही पुलिस का यहाँ पर एक्टिव रोल होना चाहिए जो सुरक्षात्मक माहौल पैदा करे। प्रोसीजरल रेमेडी में हमें देखना चाहिए कि जितने भी कानून और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय बनाए गए हैं उनका स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन हो, सोशल अवेयरनेस मिले और साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिले विक्टिम को, ताकि वह प्रोसीजरल कार्यवाही में या जुडिशियल ट्रायल में पूरी तरह से अपना सपोर्ट कर सके। साथ ही साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर ही पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि इसे साक्ष्य अक्सर नहीं पाए जाते हैं। बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो दुष्कर्मी होते हैं वो इन्हीं चाइल्ड लेबर्स का ज़्यादातर शिकार करते हैं। साथ ही साथ ऐसे दुष्कर्मी जिन्होंने बहुत ही घिनौने तरीके से किसी भी तरीके का यौन अपराध किया है उनके कम आयु को कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ निष्कर्ष पर अगर हम गौर करें तो महिलाएं और बच्चे हमेशा वीकर सेक्स माने गए हैं, लेकिन इस वीकर सेक्स को हमें स्ट्रॉन्गर सेक्स में कन्वर्ट करने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें केवल हमारी एजुकेशन, हमारे एज ए स्टूडेंट हमारी जो स्किल है उसको हमें समाज के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। सामाजिक, पारिवारिक, न्यायिक, पुलिस और डॉक्टर्स, वकील सभी को एकजुट होकर सहयोग करना पड़ेगा, ताकि बच्चे और महिलाएं सेक्स टॉयज के रूप में गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। थैंक यू।